बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दोज हु आर न्यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक विच इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किस तरह से बनी हुई है। सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन या सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बनने का, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ subatomic and atomic particles. So the first level is subatomic and atomic level. अब दुनिया में जितना भी मैटर है, ऑल ऑफ द मैटर इट इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है और एलिमेंट्स जो हैं ये एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं। एटम्स का अगर मैं लफ्ज़ी मायने बता दूँ, द लिटरल मीनिंग एटम्स का बता दूँ, तो द वर्ड ए स्टैंड्स फॉर नॉट एंड टम स्टैंड्स फॉर कट। मीन्स एनीथिंग विच कैन नॉट बी फर्दर कट इंटू एनी पार्ट्स, यानी इतना छोटा पार्टिकल है एटम की, इसको फर्दर आप किसी भी पार्ट में कट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एटम की तीन जो पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं जो कि एटम को बनाते हैं, वो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सबसे पहला लेवल क्या है, दैट इज़ एटम। अब एटम्स जो हैं ये एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये एलिमेंट्स जो मिलकर बना रहे हैं, तकरीबन 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स अब तक नेचर में पाए गए हैं, जिनमें से तकरीबन 16 एलिमेंट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। और यही जो बायो एलिमेंट्स हैं, इनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेजॉरिटी मास बनाने में हेल्प आउट करते हैं। अब इन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% टोटल मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का। और ये 6 इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? दीज आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और इसके अलावा जो बाकी के 10 हैं, द अदर 10, ये कलेक्टिवली मिलकर सिर्फ 1% टोटल मास बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। और ये वाली जो बायो एलिमेंट्स हैं, दीज आर पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एक छोटी चीज़ मिलके उससे बड़ी चीज़ बनाएगी। इसी तरह से एटम्स जब मिलते हैं आपस में, ये मिलकर बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। अब ये एटम्स एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड के थ्रू या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। और अगर ये मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं तो दीज विल बी टर्म्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स की हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स मौजूद होती हैं और यही जो है सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ भी चलती है, जस्ट बेसिंग ऑन हाउ इट इज़ बॉन्डेड टुगेदर, किस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड्स मौजूद हैं। बॉन्डिंग की नेचर पर बायोमॉलिक्यूल्स को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। वन इज़ द माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड द अदर इज़ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, क्या चीज़ जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस है, कम है, छोटा है, दोज मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका वेट, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, दोज आर कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में आप देख सकते हैं वाटर एंड ग्लूकोज, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में आ जाता है स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स। ये ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना माइक्रोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल फार्मूला को लिखने की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट इज़ द थर्ड लेवल विच इज़ ऑर्गेनल और द सेल लेवल। अब बायोमॉलिक्यूल्स आपस में असेंबल होकर अगला स्ट्रक्चर बना देंगे, अगला लेवल बना देंगे, विच इज़ द ऑर्गेनल। ऑर्गेनल जो है वो सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स वगैरह को असेंबल टुगेदर करके यूनिट ऑफ लाइफ बना देता है। एंड द यूनिट ऑफ लाइफ एज वी ऑल नो इज़ द सेल। सेल किससे मिलकर बन रहा है?
ऑर्गेनेल्स से, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स से मिलकर बन रहा है। सेल के अंदर जैसे आपने अभी अपनी पिछली क्लासेस में भी स्टडी किया होगा, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स होते हैं, उसमें गोल्गी एपरेटस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या है? ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं और ये सब ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? सेल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब हर ऑर्गेनेल जो है ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल्यूलर रेस्पायरेशन के लिए। राइबोसोम्स हैं सेल के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। इसी तरह अगर प्लांट सेल में हम क्लोरोफिल या प्लास्टिड्स की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बेसिकली। तो इसी तरह जो सेल के अंदर है वो डिवीजन ऑफ लेबर कर दी जाती है। अब प्रोकैरियोट्स में या प्रोटिस्ट्स में सिर्फ एक सिंगल सेल होता है और वही तमाम के तमाम फंक्शंस को ऑपरेट कर रहा होता है, जबकि बिग मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो है ये डिफरेंट सेल्स, ट्रिलियंस एंड बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। आफ्टर सेल ऑर्गेनेल द नेक्स्ट लेवल इज़ टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ज़ाहिर है बहुत सारे सेल्स मिलके जो नेक्स्ट लेवल बना रहे हैं, दैट इज़ द टिश्यू लेवल। और सिमिलर सेल्स जब सिमिलर किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो बाकायदा एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जिन्हें कि टिश्यू कह दिया जाता है। और ये टिश्यूज़ जो हैं ये स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सेल्यूलर रेस्पायरेशन की हमने बात की, प्रोटीन सिंथेसिस की हमने बात की, तो ये जो हैं ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं इन ऑर्गन्स और इन टिश्यूज़ के थ्रू होने वाले। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में भी टिश्यूज़ मौजूद होते हैं सर्टन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जिनमें एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, जिनमें ग्राउंड टिश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह। जबकि एनिमल्स में नर्वस टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं एंड सो ऑन। टिश्यू लेवल के बाद आ जाते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। अब बहुत से टिश्यूज़ का ग्रुप जब एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को या एक स्पेसिफिक ऑर्गन को कोई भी फंक्शन करने में हेल्प आउट करता है तो वो ऑर्गन बना देता है। और बहुत से ऑर्गन्स किसी एक सिस्टम को मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टमक है। स्टमक क्या है? ये एक ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। अब इसका फंक्शन क्या है, क्या स्पेशलाइजेशन है इसकी, कि इसमें जो है डाइजेशन होनी है प्रोटीन्स की और फूड को स्टोर किया जाना है, ठीक है ना। स्टमक में डाइजेशन होगी प्रोटीन्स की और फूड को स्टोर किया जाएगा। लेकिन क्यों, कैसे ये मुमकिन है? ऐसा क्या है स्टमक के स्ट्रक्चर में, ऐसे कौन से टिश्यूज़ मौजूद हैं स्टमक में? तो बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो है वो स्टमक में मौजूद हैं। एंड दीज टिश्यूज़ आर द एपिथेलियल या ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। अब फंक्शन क्या है इन दो टिश्यूज़ का? देखिए दोनों का फंक्शन डिफरेंट होगा, टिश्यूज़ भी डिफरेंट हैं तो उनका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनका फंक्शन है कि ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करेंगे, सिक्रेट करेंगे, जिससे कि प्रोटीन्स की जो है वो डाइजेशन हो जाएगी। जबकि मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करेंगे? ये स्टमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करेंगे, जिससे फूड जो है वो ना सिर्फ ग्राइंड होगा बल्कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? इंटेस्टाइन होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब ये तो हुई बात स्टमक की, लेकिन अकेला स्टमक ही तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गन है। इसी तरह लीवर है, पैनक्रियास है, ओरल कैविटी है, ठीक, और जो है इंटेस्टाइन्स हैं लार्ज और स्मॉल। तो ये सब क्या हैं? ये सब भी ऑर्गन्स हैं। और जब ये सब ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली देखते हैं तो पता चलता है कि ये सभी ऑर्गन्स डाइजेशन का काम कर रहे हैं। ओरल कैविटी से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के एंड होने तक सारा डाइजेशन का काम कैसे कंप्लीट हो रहा है? एक सिस्टम के थ्रू। तो ये सभी जो ऑर्गन्स हैं ये ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स थोड़े से लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं प्लांट्स में। ऑर्गन सिस्टम्स के बाद फिर बात आ जाती है नेक्स्ट लेवल की, विच इज़ इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल जो है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं और एक इंडिविजुअल उससे कंप्राइज हो जाता है। अब ये ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हम मैन की बात करें तो मैन एक टाइम में
किसी भी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, लेकिन एक दूसरा इंडिविजुअल उसी टाइम में किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए क्लास में बैठे बैठे अच्छे तरीके से बुक को रीड कर रहा है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल है, लेकिन एक दूसरा बी इंडिविजुअल उसी टाइम पर शायद बैठे बैठे सो रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में या लेक्चर सुनने में। तो ये इंडिविजुअल्स हैं। एक इंडिविजुअल के सिस्टम्स उससे कुछ और काम करा रहे हैं, जबकि दूसरे इंडिविजुअल के सिस्टम्स उससे डिफरेंट और कोई काम करवा रहे हैं। सो दिस इज़ इंडिविजुअल लेवल, एक अकेले इंसान का या एक अकेले लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेवल। इंडिविजुअल लेवल के बाद आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। एक जैसे इंडिविजुअल जो एक ही टाइम पर एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, सेम हैबिटेट में मौजूद होते हैं, और इनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है, ये सब क्या बना देता है, पॉपुलेशन लेवल। और पॉपुलेशन लेवल मिलकर बनता है स्पीशीज़ से भी। और स्पीशीज़ जो है ये क्या होता है, ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनमें कैपेबिलिटी होती है आपस में इंटरब्रीड करने की और फिर अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट, पॉपुलेशन में जो है देखा गया, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2010 में तकरीबन 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स पर कॉम्प्राइज करती थी। ये जो है ये रिकॉर्डिंग देखी गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। सो पॉपुलेशन के बाद आ जाता है नेक्स्ट लेवल विच इज़ द कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी जो है ये असेंबलेज है डिफरेंट पॉपुलेशंस की, एक पॉपुलेशन नहीं, डिफरेंट पॉपुलेशन की। यानी ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन, उसी में कैट्स की पॉपुलेशन हो सकती है, उसी में डॉग्स की भी पॉपुलेशन हो सकती है, उसी में प्लांट्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स की पॉपुलेशन है, ग्रासेस की पॉपुलेशन है, ठीक है ना, छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन है। तो अब ये क्या है, ये जो डिफरेंट पॉपुलेशन है ये जब एक ही जगह में एक ही वक्त में मौजूद है तो ये मिलकर नेक्स्ट लेवल बना रही है विच इज़ द कम्युनिटी लेवल, ठीक है ना। डिफरेंट पॉपुलेशंस ने मिलकर क्या बना दिया है, कम्युनिटी लेवल। फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट को आप एज अ कम्युनिटी स्टडी कर सकते हैं। इसमें आप देखें डिफरेंट प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई है, एनिमल की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एंड सो ऑन। अब कम्युनिटीज़ जो है ये बहुत सी ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन है, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक दरख्त गिर गया है और उस दरख्त के नीचे भी अब आप देख लें क्या कुछ दब चुका है, उसमें सॉइल भी है, उसमें इंसेक्ट्स भी हैं, उसमें वर्म्स भी हैं, उसमें और कोई ना कोई एनिमल भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि कम्युनिटी की का जो साइज़ है वो लिमिटेड हो गया है। अब कुछ पता नहीं है कि उस कम्युनिटी में कितनी देर तक कोई भी इंसेक्ट या कोई भी प्लांट या कोई भी ग्रास का पार्ट जो है वो ज़िंदा रह सकता है। तो कोई भी जो चेंज आ जाती है ना बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में, तो ये लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स भी डाल सकती है और शॉर्ट इसके जो है इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो कम्युनिटी के बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल की विच इज़ द लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विच इज़ द बायोस्फीयर लेवल। अब ऐसा पार्ट अर्थ का जो जिसमें कि ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, इट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो भी इंटरेक्शन है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के साथ, इस सब को बायोस्फीयर लेवल पर जाकर स्टडी किया जाता है। और क्योंकि इस सब में लाइफ इन्वॉल्व है तो इसीलिए इसको जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का नाम भी दिया जाता है, ठीक है ना। बायोस्फीयर लेवल को जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का नाम भी दिया गया है। सो दीज आर ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि ये समझने में आपको आसानी हुई होगी। इन केस आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है तो आप इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी और जानना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जो है वो टाइम से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग टिल माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।